Hello everyone, welcome to We Educator. Myself विकास चौधरी, आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो बाइसाइक्लो कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये साइक्लो कंपाउंड का एक वेराइटी होता है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि बाइसाइक्लो कंपाउंड हम किन स्ट्रक्चर्स को कह सकते हैं। अब देखो कि अगर इस पॉसिबल स्ट्रक्चर जो अपने सामने बना हुआ है इसको मैं बाइसाइक्लो कंपाउंड डिफाइन करूं तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंट पॉइंट हैं सिंपल साइक्लो से। तो सबसे पहले तो ये जो कॉमन कार्बन एटम यहाँ पे मुझे नजर आते हैं, इन कॉमन कार्बन एटम्स को अगर एक अलग से नेम दिया जाए तो ये हैं ब्रिज हेडेड कार्बन्स। इन ब्रिज हेडेड कार्बन से टोटल 3 तरह की लाइन अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो इस कार्बन टू कार्बन अगर मैं इस वाले रूट से जा रहा हूं तो यहाँ पे इस पॉसिबल लाइन पे टोटल कितने कार्बन अपने को यहाँ पे मिल पा रहे हैं 2। अगर ये वाले पॉसिबल रूट को कैरी किया जाए तो इस पॉसिबल लाइन पे कितने कार्बन एटम एग्जिस्ट कर रहा है 1। और अगर इस ब्रिज हेडेड कार्बन से सेकेंड ब्रिज हेडेड कार्बन को मैं मूव कर रहा हूं तो टोटल कितने कार्बन इस रूट में अपने को मिल पा रहे हैं 4। तो ये कॉमन कार्बन एटम्स हो गए ब्रिज हेडेड कार्बन्स, और टोटल यहाँ पे कितनी लाइंस अपने पास हो गई 3। अब देखोगे इन तीनों लाइन पे अगर मैं बोलूं कि सबसे कम कार्बन या मिनिमम कार्बन किस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 1 है। और अगर इस लाइन को भी मुझे एक अलग से नेम देना है तो ये कॉमन तो हो गए ब्रिज हेडेड कार्बन, और वो लाइन जिसपे सबसे कम कार्बन एटम एग्जिस्ट करेगा इसको अगर एक अलग से नेम दिया जाए तो ये है ब्रिज लाइन। तो जहां पे ब्रिज हेडेड कार्बन्स और ब्रिज लाइन डिफाइन होता है, नॉर्मली इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो ब्रिज हेडेड कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बाइसाइक्लो कंपाउंड में स्टेबिलिटी का, और इन्हीं के अराउंड इन्हीं की स्ट्रक्चर या इनकी पोजीशन या इनके नंबर के बिहाफ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहा हूं तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंपाउंड में कितने रिपल्सिव फोर्सेस और कितने अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस सारे कंसेप्ट को अगर मिला दिया जाए तो बाइसाइक्लो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए इस सिंपल एक रूल की हम बात कर सकते हैं, ब्रेड्स रूल। और ये ब्रेड्स रूल का एक जो स्टेटमेंट है ये स्टेबिलिटी ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में डायरेक्टली एक एप्लीकेशन माना जा सकता है। तो ब्रेड रूल क्या है इसको एक बार कुछ गिवन स्ट्रक्चर से समझ के देखते हैं। जैसे मेरे सामने ये एक बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो कार्बन एटम अपने सामने है ब्रिज हेडेड कार्बन, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। तो ब्रिज हेडेड कार्बन, और ओवरऑल अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करूं तो टोटल कार्बन अपने पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स की बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर में ओवरऑल कार्बन कितने हैं 7। अब देखो कि इस कंपाउंड में मैंने कोई भी ऐसा केमिकल चेंज प्रोड्यूस किया या कोई भी एक रिएक्शन किया, और यहाँ पे रिएक्शन का रिजल्ट मुझे ये मिला कि प्रोडक्ट साइड में इस पर्टिकुलर कार्बन पे कौन सा बॉन्ड कैरी हो पा रहा है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब रिएक्शन का जो रिजल्ट है या प्रोडक्ट है इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड। अब अगर मैं दोनों को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं तो पहले वाले स्ट्रक्चर में ब्रिज हेडेड कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स की हाइब्रिड स्टेट कितना हो गया sp3। और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में जो प्रोडक्ट है इसमें एक ब्रिज हेडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड कैरी हो गया, दैट मीन्स की हाइब्रिड स्टेट अपना कितना हो गया sp2। तो 7 कार्बन में जब ये दोनों कार्बन sp3 थे तो कंपाउंड पूरी तरह स्टेबल था। बट 7 कार्बन एटम का टोटल है, बट ये दोनों में से एक अगर ब्रिज हेडेड कार्बन sp2 है तो स्टेबल की जगह में यहाँ पे कौन सा वर्ड लिख पा रहा हूं, अनस्टेबल। तो दैट मीन्स की अगर मैं इस रिएक्शन को एक ऑब्जर्वेशन मानूं तो जब भी आप ब्रिज हेडेड कार्बन पे sp3 हाइब्रिड स्टेट कैरी करोगे तो ये स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर 7 कार्बन आपके पास है और ब्रिज हेडेड कार्बन पे sp2 स्टेट रहा तो कंपाउंड स्टेबल की जगह क्या हो गया, अनस्टेबल। अब इसी स्ट्रक्चर में स्लाइड से एक वेरिएशन करते हैं, एक दूसरा बाइसाइक्लो कंपाउंड अपने सामने है। अब देखो कि यहाँ पे एक ही डिफरेंस हमने किया है, ये दोनों कॉमन कार्बन ब्रिज हेडेड कार्बन्स हो गए। और ओवरऑल देखा जाए तो इस पॉसिबल स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले वाले कंपाउंड में 7 अपने पास स्कोर था, लेकिन अब यहाँ पे कितना कार्बन का स्कोर नजर आता है, 8। तो वही केमिकल चेंज अगर मैं इस वाले कंपाउंड में भी प्रोड्यूस करूं, दैट मीन्स कि पहले में
दोनों ब्रिज हेडेड कार्बन सिंगली बॉन्डेड कनेक्टेड है, दैट मीन्स की हाइब्रिड स्टेट विल बी sp3। लेकिन रिएक्शन के बाद किसी एक ब्रिज हेडेड पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हमने कैरी कर दिया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि हाइब्रिड स्टेट यहाँ पे चेंज होके कितना हो जाना चाहिए, sp2। तो ब्रिज हेडेड कार्बन जब sp3 है तो कंपाउंड स्टेबल ही रहेगा। और अगर ब्रिज हेडेड कार्बन में अब मैंने sp2 स्टेट कैरी कर दिया और अगर आपके मॉलिक्यूल में ओवरऑल कार्बन स्कोर 8 है तो कंपाउंड अपना फेयरली क्या रहेगा, स्टेबल। अब देखो कि अगर मैं दोनों रिजल्ट को कंपेयर करूं तो बाइसाइक्लो कंपाउंड में अगर ब्रिज हेडेड कार्बन sp3 है तो कंपाउंड हमेशा स्टेबल है। बट अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड में मुझे किसी केमिकल चेंज में इसका हाइब्रिड स्टेट sp2 करना हो तो 8 या उससे ज्यादा कार्बन अगर किसी एक रिंग में है तो कंपाउंड स्टेबल रहेगा। और अगर 8 से कम कार्बन अपने को मिल पाएंगे तो sp2 स्टेट के साथ कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो ओवरऑल अगर एक रिजल्ट की मैं बात करूं तो ब्रिज हेडेड कार्बन अगर sp3 है तो हर कार्बन नंबर के साथ कंपाउंड स्टेबल होगा। लेकिन अगर मुझे रिएक्शन में sp2 स्टेट ब्रिज हेडेड कार्बन पे कैरी करना है तो मुझे स्टेबिलिटी के लिए या तो 8 या उससे ज्यादा एटम चाहिए होगा। तो इन सारे रूल्स को अगर थोड़ा सा और हम इजी लैंग्वेज में बनाएं तो ब्रिज हेडेड कार्बन पे जब आप sp2 स्टेट लाते हो तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का एक दिक्कत होता है। तो अगर sp2 स्टेट की मैं बात कर रहा हूं तो sp2 हाइब्रिड कार्बन नॉर्मली दो ही कंडीशन में होता है, या तो उस पर हम पॉजिटिव चार्ज कैरी कर दें, पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। और या फिर ये sp2 हाइब्रिड स्टेट जब कैरी होगा जब इस कार्बन पे अपन सिंगल की जगह कौन सा बॉन्ड अपीयर करें, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब यहां पे मैंने किस बॉन्ड की एंट्री करा दिया, पाई बॉन्ड। तो कार्बोकेटायन हो या डबल बॉन्ड हो, दोनों ही केस में कार्बन का हाइब्रिड स्टेट कितना हो जाता है, sp2। अब देखो कि अगर इन दोनों बातों को मिला के मैं ब्रेड टूल को रीडिफाइन करूं तो अगर मुझे ब्रिज हेडेड कार्बन पे कार्बोकेटायन क्रिएट करना हो या मुझे ब्रिज हेडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड क्रिएट करना हो तो किसी भी बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम कार्बन का स्कोर कितना होना चाहिए, एक रिंग में 8। तो अगर 8 कार्बन या उससे ज्यादा एटम है तो कंपाउंड फेयरली स्टेबल होगा। लेकिन अगर 8 से कम कार्बन एटम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को दिया है ये स्टेबल की जगह क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो कार्बोकेटायन हो या डबल बॉन्ड हो, बाइसाइक्लिक कंपाउंड जब भी अपने किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो कई सारे एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो अब चेक करते हैं कि रूल जो हमने पढ़ा है ये अपने किन किन एप्लीकेशन में काम आता है या किन मैकेनिज्म में इसका डायरेक्टली एक रोल डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेड टूल का। दैट मीन्स की जो बाइसाइक्लो कंपाउंड का स्टेबिलिटी है ये किस किस तरीके से ऐसे लॉजिक ऐसे क्वेश्चंस अपने सामने आएगा। और इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करता हूं एक आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है कीटो और इनॉल फॉर्म। तो अगर मैं स्पेशली नीट एग्जाम की बात करूं तो पिछले 3 या 4 साल में ऑलमोस्ट 2 बार यहां से क्वेश्चन बना है और डायरेक्टली इसको जो ब्रेड रूल है उसकी एक एप्लीकेशन कहा जा सकता है। आप देखोगे सिंपल एग्जांपल्स है, अगर इस कीटो इनॉल फॉर्म में या टोटोमेरिज्म में मैं ब्रेड रूल को एस्टेब्लिश करूं तो ये जो पहला स्ट्रक्चर अपने सामने गिवन है यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, CO। CO का मीनिंग हो जाता है कीटोन। तो जहां पे CO एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म को अपन क्या नेम देंगे, कीटो। कीटो से अगर प्रोटोनिक ट्रांसफर में करूंगा तो प्रोटोनिक ट्रांसफर के बाद जो एक नया फॉर्म क्रिएट होता है ये होता है इनॉल। तो इनॉल फॉर्म अगर मुझे कीटो से क्रिएट करना है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटोन का एक्सचेंज होता है। और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटोन है ये नॉर्मली कौन सी पोजीशन पे मिलते हैं, अल्फा पे। अब देखो कि अगर मैं इस कीटो में अल्फा पोजीशन को डिफाइन करूं तो CO से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एक तो ये है जिसको आप ब्रिज हेडेड कार्बन भी कह सकते हो, और एक अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो CO से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये भी है। दैट मीन्स की अल्फा कार्बन अपने पास मॉलिक्यूल में कितने डिफाइन हो पा रहे हैं, 2। इस वाले अल्फा पे वैलेंसी के बिहाफ पे देखा जाए तो एक हाइड्रोजन एटम भी कनेक्ट होगा। दैट मीन्स की राइट हैंड साइड वाले अल्फा पे कितने हाइड्रोजन अपीयर होते हैं, 1। लेकिन अगर मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो दोनों जो वैलेंसीज हैं ये मिथाइल ग्रुप से ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स की ओवरऑल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का स्कोर आपके पास कितना मिलेगा, 0।
तो एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर कार्बन पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको आप अल्फा भी बोल रहे हो, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, ब्रिज हेडेड कार्बन भी। अब देखो कि इस मॉलिक्यूल को जो कीटो फॉर्म में था, मैंने इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट किया। बेसिक मीडियम को आप OH माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो कि इसको अगर हमने बेस में डिसॉल्व कर दिया तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा, और एसिडिक नेचर का मतलब है कि यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन किस फॉर्म में लीव आउट करना चाहिए, H+। तो H+ को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो मुझे एक टोटोमेरिक चेंज मिलेगा। कार्बन से मैंने इस एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटॉन को ट्रांसफर किया ऑक्सीजन पे, और कीटो फॉर्म इस ट्रांसफर के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इनॉल में। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म ओवरऑल किसके ट्रांसफर से हमने क्रिएट कर दिया, H+। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि कीटो इनॉल कंपाउंड में है, मुझे चेक करना है कि जो स्टेबिलिटी है कीटो इनॉल का, ये किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। अब देखो कि कीटो फॉर्म में ये जो दोनों ब्रिज हेडेड कार्बन थे ये सिंगली बॉन्डेड थे। दैट मीन्स कि दोनों का हाइब्रिड स्टेट आप कितना देख सकते हो, sp3। और अगर sp3 है तो कितना भी कार्बन का स्कोर रहे, बाइसाइक्लो स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, स्टेबल। बट अगर मैं इसको इनॉल फॉर्म जब कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि हाइब्रिड स्टेट आपका चेंज होके कितना हो गया, sp2। तो sp2 हाइब्रिड स्टेट में अगर ब्रिज हेडेड कार्बन है तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने एटम की नीड होता है किसी एक रिंग में, कम से कम 8। लेकिन अगर अभी ओवरऑल देखा जाए तो कितने कार्बन का ये रिंग आपके पास है, 7। तो ये जो 7 मेंबर्ड रिंग है, इसको तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, अनस्टेबल। तो कीटो फॉर्म तो फुल्ली स्टेबल है, लेकिन इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है, और इसको हम किस रूल के बिहाफ पे अनस्टेबल बोल सकते हैं, ब्रेड रूल। तो किस तरीके से कीटो इनॉल में इसको इन किया जाता है, ये चीज हम समझे होंगे। अब देखो कि डायरेक्टली अगर इस पॉइंट पे मैं कोई क्वेश्चन क्रिएट करूं तो सिंपल एक बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि दैट कंपाउंड कैन इनोलाइज और नॉट। तो ये इनोलाइज होने की टेंडेंसी शो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस अप्रोच की यहां पे अपने को नीड होता है। तो सबसे पहले तो ये बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, और बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन्स को मैं क्या नेम दे सकता हूं, ब्रिज हेडेड कार्बन। तो ये स्टेबिलिटी से अगर मुझे रिलेट करना है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिज हेडेड कार्बन की पोजीशन को लोकेट करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने रिंग में कितने एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं इसकी काउंटिंग करना। तो सबसे पहले तो यहां पे काउंटिंग कर लेते हैं, टोटल कितने कार्बन एटम आपके इस बाइसाइक्लिक रिंग पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 7। तो मुझे किसी एक रिंग की बात करनी होती है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इस रिंग में मेरे पास टोटल कार्बन एटम का स्कोर कितना नजर आ रहा है, 7। अब देखो कि 7 कार्बन के बाद अब इस क्वेश्चन को अपन आगे चलाएं। तो अभी अपने पास किस तरह का ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, CO। और CO का मतलब कंपाउंड जो गिवन आपको है ये कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कीटो। अगर इस कीटो से मुझे इसको इनोलाइज करना है तो एसिडिक कंडीशन में चलना पड़ेगा, और एसिडिक कंडीशन का मतलब पहली रिक्वायरमेंट मेरे पास है कि यहाँ पे मैं कौन से मीडियम को क्रिएट करूंगा, बेस को। अब देखो कि दूसरी रिक्वायरमेंट है कि CO के रिगार्डिंग मुझे कौन सी कार्बन्स को लोकेट करना पड़ेगा, अल्फा। तो अल्फा कार्बन जो कीटो से कनेक्टेड है, ये कितने अपने पास नजर आते हैं, 2। पहले वाले अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन का स्कोर अगर पूछा जाए तो आंसर अपन कितना शो करेंगे, 1। इस वाले अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन का स्कोर अगर यहाँ पे मेरे से पूछा जाए तो आंसर में कितना दूंगा, 0। अब देखो कि अगर अल्फा हाइड्रोजन को कार्बन टू ऑक्सीजन अपन माइग्रेट कर रहे हैं तो ये इनोलाइज हो जाना चाहिए। बट इनोलाइज होने के बाद अब यहां पे अगर इसकी स्ट्रक्चर को मैं स्टेबिलिटी में कंपेयर करूं तो जो स्ट्रक्चरल चेंज है पहले तो उनको देख लेते हैं क्या क्या होंगे। अब देखो कि इनॉल बनने के लिए यहां तो अल्फा हाइड्रोजन था नहीं, दैट मीन्स की दोनों मिथाइल एज इट इज कीटो की तरह है। इनॉल बनने के बाद यहां पे क्रिएट हो जाएगा OH, और एक डबल बॉन्ड कैरी होना चाहिए, और डबल बॉन्ड में प्रोटॉन शिफ्टिंग के बाद ये जो नया स्ट्रक्चर बना इसको मैंने क्या नेम दे दिया, इनॉल। और ये तो मुझे पता ही है कि यहाँ पे टोटल कितने कार्बन का स्कोर आपके पास है, 7। पहले कीटो फॉर्म था, सिंगल बॉन्ड था, तो अपना कंपाउंड फेयरली स्टेबल था क्योंकि दोनों ब्रिज हेडेड कार्बन का हाइब्रिड स्टेट कितना था, sp3। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इनोलाइज किया तो ये ब्रिज हेडेड कार्बन अपनी स्टेट चेंज करके कितना हो गया, sp2।
रीजन सिंपल है कि यहाँ एक डबल बॉन्ड कैरी हो गया। अब देखो कि जैसे मैंने इसको बोला कि sp2 है तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने कार्बन की नीड थी, 8 या उससे ज्यादा है, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम कार्बन का स्कोर कितना है, 7 है। और 7 कार्बन का मतलब है कि जब मैंने ये इनॉल फॉर्म बनाया तो ब्रेड रूल के बिहाफ पे मैं इसको क्या बोल पाऊंगा कि ये अनस्टेबल हो गया। और अनस्टेबल है इसका मतलब कि कीटो तो स्टेबल था बट इनोलाइज करोगे तो एक अनस्टेबिलिटी की तरफ अपना रिएक्शन जाएगा। दैट मीन्स कि अगर करेक्ट आंसर मेरे से बोला जाए तो कंपाउंड इनोलाइज होगा या नहीं, तो मेरा आंसर यहां पे क्या होना चाहिए, कंपाउंड कैन नॉट बी इनोलाइज। तो ऑलमोस्ट इसी थीम पे अपने नीट एग्जाम में रेगुलरली रिपीटेड मेथड में क्वेश्चन बने हैं। अब देखो कि ब्रेड रूल का एक एप्लीकेशन तो अपने को मिला कीटो इनॉल फॉर्म टोटोमेरिज्म में। अगर मैं इसके फर्दर यूज की बात करूं तो इसी ब्रेड रूल का कई जगह यूज किया जाता है। तो यहां पे अब हम किसकी बात करेंगे, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस को भी अगर मैं शॉर्टली डिफाइन करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, पाई इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को या डीलोकलाइजेशन को मैं बोलता हूं रेजोनेंस। तो सिंपली इस स्ट्रक्चर को देख के मेरे से ही पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस एस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि रेजोनेंस के लिए यहां पे क्या क्या कंडीशन अपने को गिवन है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, लोन पेयर, और साथ में यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में मेरे पास कौन सा बॉन्ड मिल पा रहा है, पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे एटम आपके पास हो गया नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ में। तो पहली कंडीशन जो रेजोनेंस के लिए नेसेसरी होता है, यहां पे कॉन्जुगेशन अपने को मिल पा रहा है पाई बॉन्ड और किसके बीच में, लोन पेयर के बीच में। और अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो यहां पे मैं कौन से इफेक्ट को स्टैब्लिश करने की बात कर सकता हूं, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, और ये तो हम सबको मालूम ही है कि इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी पे ट्रांसफर होता है। तो लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, हाई डेंसिटी से लो होने का मतलब ये लोन पेयर नाइट्रोजन से शिफ्ट होके कहां पे आना चाहिए, कार्बन पे। अब देखो कि अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को, इसी इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को अगर एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिफाइन कर लूं तो सिंपल है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को आपने डीलोकलाइज किया और कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो ओवरऑल जो अपने मॉलिक्यूल में एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कार्बन पे पहुंच रहा है तो यहां पे कौन सा चार्ज कैरी होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के बाद एक स्ट्रक्चर मिलेगा और इसको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन था पाई बॉन्ड लोन पेयर का, रेजोनेंस भी हमने शो कर दिया इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को, बट मुझे जो कंपेयर करना है, चेक करना है कि रेजोनेंस जो मैंने एक्सप्रेस कर दिया ये कहीं ना कहीं सही है या ये गलत है, वैलिड है या अनवैलिड है। तो इसको चेक करने के लिए मैं देखता हूं कि अपना ब्रेड रूल अपनी कितनी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले अपन आते हैं ब्रेड रूल की कंडीशन पे। नाइट्रोजन एक ब्रिज हेडेड पोजीशन पे अवेलेबल है, और ब्रिज हेडेड पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन है तो अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात की हम ओवरऑल देख लेते हैं कि आपके एटम में कितने कार्बन एटम या कितने एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो आपके मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6, और इसको भी अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो कितने एटम आ रहे हैं, 7। अब देखो कि मैं दोनों स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करूं इनकी स्टेबिलिटी के बिहाफ पे, तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर आपको गिवन था ये तो परफेक्टली स्टेबल होगा क्योंकि ब्रिज हेडेड कार्बन हो या ब्रिज हेडेड नाइट्रोजन हो, दोनों का हाइब्रिड स्टेट आप कितना देख पा रहे हो, sp3। और sp3 होने का मतलब है कि डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर के साथ में कौन सा वर्ड ऐड कर पा रहा हूं, स्टेबल। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे रेजोनेंस को एक्सप्रेस किया तो नाइट्रोजन पे कौन सा बॉन्ड स्टेप कैरी हो गया, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने का मतलब इसके हाइब्रिड स्टेट में कितना चेंज आ गया होगा, sp2। sp2 को स्टेबल होने के लिए कितने स्कोर या कितने एटम का नीड था, 8, लेकिन मेरे पास अपने एग्जिस्टिंग एटम में कितना एटम एग्जिस्ट है, 7। तो 7 एटम के साथ तो मैं कह सकता हूं कि ब्रेड रूल के बिहाफ पे ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ये परफेक्टली क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने का मतलब कि जब मैं नाइट्रोजन को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करूंगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे क्या मिलेगा, अनस्टेबल मिलेगा। और अनस्टेबल मिलेगा इसका मतलब ही रेजोनेंस ब्रेड रूल के बिहाफ पे वैलिड या एक स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला नहीं होगा। तो अगर मेरे से ये बोला जाए कि क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा,
तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर इन्वॉल्व होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, और इसका मीनिंग सिंपल है कि यहाँ पे रेजोनेंस में नाइट्रोजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो पहला एप्लीकेशन था कीटोइनॉल बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस और बाइसाइक्लो कंपाउंड, ऐसे क्वेश्चंस भी अपने को बुक्स में एग्जाम्स में कई बार नजर आते हैं। तो चलो इसकी एक और एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं, और ये एप्लीकेशन अपना है रिगार्डिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, या इसको मैं कनेक्ट करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो डबल बॉन्ड आपके पास है, यहां पे अगर इतना सब क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन एक सिंपल नंबर होती है, फर्स्ट पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा। तो इस डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग एक तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है अल्फा, और ये जो कार्बन है कहीं ना कहीं ये भी अल्फा हो जाना चाहिए, और स्ट्रक्चर बाइसाइक्लिक है तो इन्हीं दोनों कार्बन एटम को हम अल्फा भी बोल रहे हैं, और यही दोनों जो कार्बन एटम है ये कहीं ना कहीं ब्रिज हेडेड भी हैं। अब देखो कि सबसे पहले तो अगर यहाँ पे वैलेंसी के बिहाफ पे मैं चलूं तो इन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपसे कोई इतना ही क्वेश्चन पुटअप करे कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम का स्कोर कितना है, तो डायरेक्टली मैं अल्फा हाइड्रोजन का स्कोर कितना लिखूंगा 2। अब देखो कि इस अल्फा हाइड्रोजन के स्कोर को मुझे आगे अगर इस क्वेश्चन को लेके जाना है और कनेक्ट करना है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन का ही एक फीचर होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन तो 2 हैं, लेकिन ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के कितना इन्वॉल्व होंगे, या दोनों अल्फा हाइड्रोजन कितना हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। अब देखो कि अल्फा हाइड्रोजन में अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन करूं तो सिंपल है कि कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे ये अल्फा H+ की फॉर्म में लीव करेगा, और इस पर्टिकुलर अल्फा वाले कार्बन पे या ब्रेजेडेड पे कौन सा चार्ज कैरी होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कैरी होने के बाद मैं कह सकता हूं कि अभी ये सिंपल एक रेजोनेंस का केस बनेगा। नेगेटिव चार्ज किसके साथ कॉन्जुगेटेड नजर आ रहा है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब परफेक्टली यहां पे मैं बात कर सकता हूं रेजोनेंस की। अब देखो कि नेगेटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हम कर रहे हैं टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो मिलेगा अपने को यहां पे वो कुछ इस तरीके से स्टेब्लिश होना चाहिए कि यहां पे एक डबल बॉन्ड कैरी हो जाएगा, और इस जगह पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव। तो पहले वाला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ये पूरी तरीके से स्टेबल था, बिकॉज हाइब्रिड स्टेट दोनों का कितना नजर आता है अपने को sp3, लेकिन जैसे ही मैंने अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन किया तो डबल बॉन्ड आने की वजह से कितना हाइब्रिड स्टेट हो गया, sp2, और sp2 के बाद तो मुझे कितना कार्बन का स्कोर चाहिए था, 8 या उससे ज्यादा, लेकिन अपने कार्बन में उतना नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ये पूरी तरीके से क्या लिखा जा सकता है, अनस्टेबल, और अनस्टेबल है इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को स्टैब्लिश कर रहा हूँ या अल्फा हाइड्रोजन को रोल में लेके आ रहा हूँ तो मेरा हाइपर कॉन्जुगेटेड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गया। तो सबसे पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपाउंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन तो 2 हैं। अगर मेरे से ये बोला जाए कि अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने इन्वॉल्व हैं, तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, 0। तो ऐसे कई तरह के कंपाउंड्स में जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, जिन रिएक्शंस में एज ए इंटरमीडिएट आपका डबल बॉन्ड कैरी होगा, उन हर जगह बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऑलमोस्ट हर जगह अपन डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ब्रेड रूल से। तो आगे इसी तरीके के टॉपिक और कंसेप्ट हम 1 बाय 1 वीडियोस में लाएंगे, और सीक्वेंस में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो वी एडुकेटर एक ऐप भी है जिसपे ये सब आपको मिलेगा। अभी वी एडुकेटर का जो यूट्यूब चैनल है आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से कनेक्ट होइए ताकि हम नीट और आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ यूटिलिटी और वर्थ वॉचिंग वीडियोस को आपके सामने ला पाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।